विश्वी जो है सो पावन धरती है। कवि विद्यापति जिन्होंने साक्षात भगवान शंकर को अपने धरती पर उतारा था, ये विश्व में एकमात्र ऐसा जगह है जो यहाँ संभव हुआ। मिथिला राज्य का जो ये हाल है अभी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजनेता जिम्मेदार है, और कौन रहेंगे जिम्मेदार? समस्या क्या है कि अगर मिथिला का विकास हो जाएगा तो अलग राज्य नहीं लीजिएगा? देखिए, मिथिला का विकास हो जाएगा। विकास रोज होता है। विकास एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज विकास हो गया कल नहीं हो। आज ये रोड बना है, कल ये रोड टूटेगा, फिर से ये रोड बनेगा। मिथिला का बदनाम करने में जितना भूमिका लालू यादव का, उतना भूमिका जगन्नाथ मिश्रा का भी है। उनका भी, जगन्नाथ मिश्रा तो खुद मैथिल है। हाँ, तो उनका भी है ना। मोहम्मद जगन्नाथ मिश्रा बन गए थे ना वो। तो ये मिथिला का वो धरती है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, लेकिन राजनेताओं के कारण, उसके अपमान के कारण मिथिला का जो तिरस्कार किया जा रहा है, इसलिए ये मिथिला पीछा हो रहा है। उस कारण से हमारे पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो मिथिला का वर्चस्व हर जगह है, लेकिन ये राजनेता है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो पूरे मिथिला को नाश कर रहे हैं। सौराठ सभा में जब शादी तय होती थी तो कुछ ना कुछ सबका अपना अभिलाषा रहता, जो मैं अपना बरागत को दूं या कन्यागत को दूं। उसमें जगन्नाथ मिश्रा ने सिविल ड्रेस में सिपाहियों को उतार करके पकड़ने लगे। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? इसीलिए सभा टूटने का एक ये भी रीजन है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और ताज़ी पोस्ट का कारवा आ पहुंचा है बिस्फी विधानसभा, और अब आने वाली है आपको मौज, क्योंकि इस वक्त हम बैठे हैं चौकी पर और हमारे पीछे है दलान। ये जो दलान का कॉन्सेप्ट है ये आपको सिर्फ मिथिला में ही दिखाई देगा, और क्योंकि बिहार में चुनाव है तो हम आप पहुँचे हैं दलान पे, और दलान पे हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो शुद्ध मैथिल हैं। इनसे हमने अनुरोध किया कि आप मैथिली, क्योंकि भाषा है बिहार की एकमात्र, इनसे हमने अनुरोध किया कि आप हिंदी में बात कीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि इनके दिल का हाल हिंदी के थ्रू आप लोगों तक पहुँचे और समझ सके मिथिला की पीड़ा क्या है, मिथिला की समस्या क्या है और मिथिला में क्या अच्छा हो रहा है। तो अपनी बातों को हम अब शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार झा है। आनंद बाबू झा जी हैं आप, है ना? तो मैथिल ब्राह्मणों का काफ़ी वर्चस्व रहा है मिथिला में, और मैथिल अब जब ब्राह्मणों का वर्चस्व पूरे भारत में रहा है। विश्व के मानचित्र में जब आप अपने इतिहास को खंगालेंगे, मेरे इतिहास को, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व मिलेगा। आज़ादी की लड़ाई में ब्राह्मणों का वर्चस्व मिलेगा, और वर्चस्व हम ऐसे ही नहीं करते हैं, हम अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं अपने देश के लिए। तो ये तो मिथिला की बात है। राजनीतिक आदमी लग रहे हैं एकदम, और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो फिर वोट किसे साधिएगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि दूसरे धर्म के, दूसरे जाति के, दूसरे वर्ग के लोगों का वर्चस्व नहीं रहा है। राजपूतों का वर्चस्व रहा है, मंडल जी का वर्चस्व रहा है, राय जी लोगों का वर्चस्व रहा है, सबका वर्चस्व रहा है। ब्राह्मण का भी वर्चस्व बड़ा मजबूत रहा है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बिहार में चुनाव होने वाला है, मिथिला के लिए ज़रूरी मुद्दे क्या हैं? देखिए, मिथिला के लिए तो बहुत सारा मुद्दा है। मुद्दा अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मिथिला का घर घर अभी ताला लग रहा है। हर 3-4 घर पलायन हर 3-4 घर, पलायन नहीं है इसको, पलायन नहीं मैं बोलता हूँ, इसको भगाना बोलता हूँ। तुम्हें अपने जड़ से, तुम्हें अपनी मिट्टी से गर्दन पे हाथ देके जीवन यापन करने के लिए, पेट पालने के लिए आपको भगाया जा रहा है। दिल्ली बम्बई जाके लेबर और मजदूर बनाया जा रहा है कि उन लोगों का काम चल सके, और वो लोग अरबपति, खड़बपति, करोड़पति बन सके। कौन भगा रहा है? ये जो नेता लोग हैं भैया, जो आपके पिछले 75 साल में जो नेता लोग हैं, उन्होंने ये षड्यंत्र किया अपने बेटा को सत्ता देने के लिए। इसके लिए दूसरे के बेटा को दिल्ली बम्बई पंजाब जाके धान गेहूं काटवाने के लिए, लालू प्रसाद यादव बेटा को। इसके लिए सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही मैं क्यों दोष दूं? लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार कम से कम अभी तक अपने बेटा को कम से कम सत्ता देने की, सत्ता से दूर रखें। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी ने तो किया ना। सिर्फ लालू यादव का नाम क्यों लेते हैं? जगन्नाथ मिश्रा जी ने भी वही किया जो लालू यादव जी ने किया। आज उनके बेटा भी ऐश कर रहे हैं भैया। बाकी एक बात बताइए, मैं भी एक MBA ग्रेजुएट हूँ, मैं भी धक्का खा रहा हूँ। मैं क्यों राजनीति में अभी तक 10,000 20,000 वोट लेके घूम रहा हूँ? उनके बेटे ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया भैया? 20,000 वोट मतलब समझ में नहीं आया, बताइए जरा मामला। मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से।
मेरा 4th पोजीशन आया था। आखिरकार मेरा 4th ही क्यों आया? क्योंकि मैं किसी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी लालू यादव का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी रामविलास पासवान का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी जीतन राम मांझी का बेटा नहीं हूँ। किसी यादव जी के बेटा नहीं है। मैं यादव जी हो या पंडित जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसद रहे थे पहले, अब उन्हीं का बेटे। मैं हुकुमदेव यादव जी का बेटा नहीं हूँ, मैं एक साधारण गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ। अब आप कहेंगे कि गरीब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण गरीब ही नहीं है, लेकिन गरीब ही होता है, उसको उसके पीछे बाबा ब्राह्मण गरीब ही होता है। एकदम गरीबी होता है, गरीबी ब्राह्मण होता है। जमींदारों का राज कहा जाता था दरभंगा राज को, तो ब्राह्मण गरीब कैसे हो गया? अरे वो तो राज जहाँ था तहाँ था, वो तो राज कहाँ गया उसको ठिकाना नहीं है। राज कहाँ गया उसका ठिकाना नहीं है। तो दरभंगा राज का राज्य में चला गया। देखिए, दरभंगा राज जब तक राजतंत्र था तब की बात अलग थी, लेकिन अब वर्तमान में लोकतंत्र में हैं हम। लोकतंत्र में जहाँ तक बात देखेंगे, उसमें ब्राह्मण की स्थिति बहुत नाजुक है और बहुत खराब हो रखी है। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया में अजीब अजीब कमेंट मिलेगा, गाली दे रहा है खुलेआम ब्राह्मणों को। भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, कोई भी कुछ। मिथिला राज्य पे अब आते हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, अभी तो बिहार में चुनाव चल रहा है। आप लोग अपनी राज्य बनाने की भी बात रखते हैं, तो कितना हद तक जायज़ है ये मुद्दा और क्यों चाहिए मिथिला राज्य? देखिए, मिथिला राज इसलिए चाहिए कि एक बात मुझे बताइए, आपका जन्म हुआ तो आप कौन हैं, ये बात किसने बताया आपको? आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके परिवार के लोगों ने? कैसे पता चला आपको कि यही आप हैं? तो आपको उन्होंने नाम दिया एक, उन्होंने कहा कि आपका नाम फलाना 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 है, आप उस नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। जब हमारे इस धरती का जन्म हुआ, उस टाइम में आज से हजारों करोड़ों साल पहले, जब आप त्रेता युग में जाएंगे तो उस टाइम में राम थे ना। तो जब राम थे उस समय में, तो उस समय में सीता भी थी। तो मिथिला राज्य में सीधा जवाब। उसको वही बात, तो जब उस टाइम में सीता भी थी, तो इस स्थान का नाम सीता के नाम से मिथिला है। मैथिली किसको बोलते हैं? सीता को बोलते हैं। मिथिला सीता से जुड़ी हुई है। जब उस बच्चे का कोई नामकरण ही नहीं है भारतवर्ष में आज़ादी के बाद, तो ये हजारों करोड़ों वर्ष का जो आपने पहचान के लिए मिथिला राज्य होना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी पहचान क्या है? हमारी पहचान है, हम सीता के धरती से बिलोंग करते हैं। ये बात रखिए, चुनावी चर्चा चल रहा है, क्या लगता है आपको मिथिला राज्य होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपकी ताज़ी पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मिथिला की मांग को, मिथिला के मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये हम उठा नहीं रहे हैं, या आपकी मांग है, या आपकी ही बात है और आप ही की जबानी जारी है। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसी समस्या को, उसी जानकारी के क्रम में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र आप आगे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठक है और बैठक के पीछे है दलान, और दलान के सामने हम बैठे हैं, तो हमारा फ्रेम जो है मल्टी दलान पे वार्ता कह सकते दलान पे वार्ता ही चल रही है। देखिए, सबसे पहले ये क्षेत्र जो है ये विधानसभा बिस्फी के अंतर्गत आता है, और यही बचौल आपके विधायक हैं। वो तो बाद में हम बात करेंगे उस पर। पहले आप जान लीजिए, ये बिस्फी जो है सो पावन धरती है। कवि विद्यापति, जिन्होंने साक्षात भगवान शंकर को अपने धरती पर उतारा था, ये विश्व में एकमात्र ऐसा जगह है जो यहाँ संभव हुआ है। आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। साल चाकरी किए थे महादेव आके विद्यापति। बिल्कुल, एक बार लुप्त भी फिर चले गए। जब उनको पता लगा उनकी पत्नी को, तो वो फिर फाइनली चले गए। लेकिन जब उनको दर्शन दिया था, यही भवानीपुर है वहाँ पे, तो फिर कभी विद्यापति जब रोने बिलखने लगे तो फिर से उनको आना पड़ा उनके प्रभाव के कारण। तो ये मिथिला का वो धरती है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, लेकिन राजनेताओं के कारण, उसके अपमान के कारण मिथिला का जो तिरस्कार किया जा रहा है, इसलिए यह मिथिला पीछा हो रहा है। उस कारण से हमारे पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो मिथिला का वर्चस्व हर जगह है, लेकिन ये राजनेता है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो पूरे मिथिला को नाश कर रहे हैं। आज तक मगध राक्षस कभी मिथिला पे कोई किसी भी बात लोग। मगध राक्षस कौन? आप जानते ही हैं मगध राक्षस कौन है, कौन सत्ता में है, आपसे क्या कहना? आप जब मगध राक्षस कौन है? नहीं कह सकते हैं। मगध राक्षस है नीतीश कुमार, पिछले 20 साल से सत्ता में हैं। उनको अब याद ही नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि उत्तर प्रदेश के। उनकी ऐसी हालत हो चुकी है, और उनके अगेंस्ट में जो लोग हैं वो अनपढ़ गवार लोग हैं, 8वीं 7वीं पास है, पता नहीं। संजय झा उनके अगल बगल में है, 8वीं 7वीं पास। हाँ, क्या कर लेंगे? एक संजय झा क्या कर लेंगे, सो बताइए। अकेला बृहस्पति भी झूठ है। पूरा टिकट बांट रहे हैं संजय झा इस बार बिहार चुनाव में। कहावत है कि असगरे बृहस्पतियो झूठ छे, तो एगो संजय झा के की कर लेता, जौन पूरा टीम के कॉम्बिनेशन है, तहन न मिथिला के उत्थान है। मिथिला के संस्कृति, मिथिला के समस्या क्या है कि अगर मिथिला का विकास हो जाएगा तो अलग राज्य नहीं लीजिएगा। देखिए, मिथिला का विकास हो जाएगा। विकास रोज होता है,
विकास एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज विकास हो गया कल नहीं हो। आज ये रोड बना है, कल ये रोड टूटेगा, फिर से ये रोड बनेगा। आज इतना चौड़ा रोड है, कल इतना चौड़ा रोड हो जाएगा। विकास का कोई ना तो पैरामीटर होता है ना कोई पैमाना होता है। ये झूठ का एक तमगा है विकास। विकास बिस्फी विधानसभा, बिस्फी विधानसभा पहचान, आपकी पहचान बहुत जरूरी है। आपका नाम होना चाहिए, और मिथिला की धरती का पहचान मिथिला से है, तो मिथिला शब्द संविधान में अंकित मिथि होना से। चाहिए। संविधान में तो मिथिला को तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। मैथिली को आपने अष्टम अनुसूची में दे दिया, और बिहार में बीपीएससी में लागू नहीं किया। बच्चे उससे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अष्टमन सूची में नाम तो दे दीजिए। मैथिली को अष्टमन सूची में तो नाम दे दिया गया, लेकिन मिथिला का जो तिरुता लिपि है उस लिपि को खा गया क्या? मिथिलाक्षर हाँ, मिथिलाक्षर खा गया ना। लिपि कहाँ है मेरा? आप समझिए बीपीएससी में होना चाहिए ना। आप मेरा लिपि कहाँ है? आपने देखा होगा यूपीएससी में मैथिली सब्जेक्ट लेके केरल का स्टूडेंट पास कर रहा है। कितना स्मार्ट है दुनिया का आदमी मैथिली को लेके। लेकिन बिहार में आप बीपीएससी को लेके नहीं पढ़ सकते। और बीपीएससी सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आज तक कौन लगे बिहार में? मुख्यमंत्री सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अरे वो तो जमाना हो गया, कितने था अरे अभी तो जो है सो मुख्यमंत्री है। वो तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी। सबसे अच्छा कौन लगे? नीतीश बाबू चलिए इधर उधर चले गए, आज तक सबसे अच्छा श्री बाबू से लेकर के नीतीश कुमार के बीच में कौन लगे सबसे अच्छा? कोई नहीं, वो तो लालू आए, फलान आए, चलान आए। बाबा लगता है राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। नहीं रखते। देखिए अगर आप मुख्यमंत्रित्व काल के विषय को बात करेंगे तो श्री कृष्ण जी जो थे उनसे बेहतर मुख्यमंत्री आज तक बिहार को नहीं मिला। एक पढ़े लिखे एक बेहतर किस्म के लोग थे, एक पढ़े लिखे एक बेहतर किस्म के लोग थे जो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो भी आए, चाहे जगन्नाथ मिश्रा जी आए, चाहे और भागवत जी मिथिला को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान किस नेता का है? इधर आ जाइए, जरा फ्रेम में आ जाइए भाई, एकदम बढ़िया लगेगा। एकदम दलान पे बैठे हुए हैं, दलान पे बैठे हुए हैं, एकदम बढ़िया फ्रेम आएगा। मिथिला का बदनाम करने में जितना भूमिका लालू यादव का उतना भूमिका जगन्नाथ मिश्रा का भी है। उनका भी जगन्नाथ मिश्रा तो खुद मैथिल है। हाँ, तो उनका भी है ना। मोहम्मद जगन्नाथ मिश्रा बन गए थे ना वो। मोहम्मद जगन्नाथ मिश्रा हाँ, जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो मोहम्मद जगन्नाथ मिश्रा अपने आप को कहते थे कि मैं जगन्नाथ मिश्रा नहीं हूँ। जब अपनी बच्चिया का शादी किए यहीं पे जड़ेल, तो उस वहाँ पे दहेज गिनती किए, ठीक है, दहेज दिए। और यहाँ पे सौराठ सभा में जब शादी तय होती थी तो कुछ ना कुछ सबका अपना अभिलाषा रहता, जो मैं अपना बरागत को दूं या कन्यागत को दूं। उसमें जगन्नाथ मिश्रा ने सिविल ड्रेस में सिपाहियों को उतार करके पकड़ने लगे। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? इसीलिए सभा टूटने का एक ये भी रीजन है। सभागाछी को विस्थापित करने। कुछ दूसरी विषय पे बात कर। मैथिली ठाकुर पे आते हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, पाग मिथिला का सम्मान है। पाग सबसे बड़ी सम्मान मिथिला में देखा जाता है। पाग, दुपट्टा, मखान, माछ, इन सब को लेकर के मिथिला जीवंत है। मैथिली ठाकुर के चुनावी सभा अलीनगर में जिस तरीके से पाग का अपमान हुआ, उस पर मैथिलों में क्या रोष है? देखिए मैथिलों में पाक को लेके काफ़ी रोष है। इसमें कहेंगे कि सिर्फ मैथिली ठाकुर का दोष है, ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञानता है उसका, बच्ची है अभी, और प्रधानमंत्री को इतनी छोटी बच्ची को इतने कम उम्र में नहीं उतारना चाहिए था अपने फायदे के लिए। अपरिपक्व है मैथिली, एकदम अपरिपक्व है, उनको पता ही नहीं है कि पाक क्या होता है। अभी मैं एक बात बताऊँ, 3-4 साल पहले की घटना है। बारिश भी हो रही है, एकदम चुनावी माहौल बन गया मस्त मौसम है। तो 3-4 साल पहले रमेश ठाकुर मैथिली ठाकुर को लेके सौराठ से गुजर रहे थे, और उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बोले कि ये सौराठ हाट बाजार है ना। इसको हाट बाजार आप कह रहे हैं। अब हाट बाजार का मतलब हो गया कि मैथिल ब्राह्मण का जितना यहाँ लड़के बिकते हैं, ऐसा कहा था। हाट बाजार लड़के बिकते हैं, सब कुछ बोल दिया। तो क्या सारे मैथिल ब्राह्मण का बाप पुरखा सौराठ सभागाछी में बिक गया 2-2 रुपए किलो, कि 5 रुपए किलो, कि 50 रुपए किलो? कितने पिताजी की है? अरे उसके पिताजी का बुद्धिहीन हो गया है रमेश ठाकुर। उसका बुद्धि कहीं मैथिली ठाकुर जी का जो है ना, साफ इंटेलेक्चुअल ज्ञान की साफ कमी है। इसके बातों से, वक्तव्यों से ये नजर आता है, जिस तरह से आप पाग में उनके मखान को रखने का प्रक्रिया देखें, खा रही थी या रख रही थी। अगर आप पाग क्या है, सर पे पहनने की चीज़ है, सर के चीज़ को आप नीचे में रख के उस पर खाएंगे तो ये अपमान नहीं है तो क्या है? एक बात। दूसरी बात, सौराठ सभा का जहाँ चर्चा हो रही है, तो क्या यहाँ बर बिकता है? ये पूरे अमेरिका तक ये रजिस्टर है ये चीज़। इसको ये नहीं जान रही है मैथिली होकर के, तो ये मिथिलांचल के नाम पे काला धब्बा नहीं है तो और क्या है? वो मिथिला जो कि 92 संशोधन 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये उसका अपमान कर रही है इस तरह से, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ के मैथिल लोगों के द्वारा। और मिथिला में जो बाढ़ की समस्या है, मिथिला में जो सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में
आप देखें तो एक तरफ मगध आता है, एक तरफ मिथिला आता है। मगध सुखाड़ से जूझता है, मिथिला बाढ़ से जूझता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो एक मैथिल होने के नाते जो मैं दर्द समझ पाया यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर के, यहाँ पे आप लोगों को जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ता है हर एक चीज़। ये दलान पे हम बैठे हुए हैं, अगर बाढ़ आएगी तो ये दलान पूरा बह जाएगा, फिर आपको दोबारा बनाना होगा, दोबारा स्टार्ट करना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पर रेलवे स्टेशन हम लोग गए थे, रेलवे स्टेशन में देखें पलायन अपने चरम पे है। लोग अब ऐसे तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि मिथिला को मिला क्या, बिहार को मिला क्या, ट्रेन दे रहे हैं सिर्फ लेबर भेजने के लिए। तो इन सब पर मैथिलों का दर्द क्या है, क्या लगता है? देखिए, मैथिलों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप जापान का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे हम हर एक क्षण हर एक पल भूकंप आता है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, इतने संघर्षशील हैं कि वो अपने डेवलपमेंट में पूरे अग्रसर हैं। उसी तरह से मैथिल का जो विकास का क्राइटेरिया है या यहाँ का जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो पूरे विश्व में परचम पे है। तो ये राजनेताओं के कारण जो है से यहाँ का जो भी दुर्दशा आपको देखने को मिलेगा वो हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आदमी अपने में सक्षम है जो खुद डेवलप कर सकता है और विश्व में जाकर के अपने पताका को, अपने परचम को लहरा रहा है। इस बार वोट किसे दीजिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में 20वीं में? मैं कुछ और अलग बात करना चाहूंगा आपसे। बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपका ही बात करें। वोट किसको दूंगा वो तो मैं डिसाइड हम लोग कर लेंगे। वोट किसको बताइए ना, आपस में मिला के। लोकतंत्र में आपका मत है, आपका अधिकार है। पिछले बार किसको दिए थे? नहीं, पिछले बार तो मिथिला पार्टी को दिए थे, अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी को। मेरा पार्टी अखिल भारतीय मिथिला पार्टी। तो अब इस बार मेरा कैंडिडेट नहीं है तो हम लोग डिसाइड करेंगे किसको वोट बाबा किसको वोट दीजिएगा? अरे एक फलायाम कैसे कहते हैं किसको तो नहीं, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने खुलेआम लोकतंत्र की छे, जनता का, जनता के तैयो द्वारा, जनता के लिए मूड होगा ना कि किसे वोट देना है। मतदान होइ छै, की बुझलिए? यहाँ के जहन चुनाव परिणाम 14 नवंबर का है। नी के लागे यार। बचौल जी का काम कैसा रहा? देखिए, बचौल जी का काम 0/0 है। 0/0 तो भाग किससे दे रहे हैं? 10 से दीजिए कम से कम। क्या भाग दे? लेकिन जिसका कोई भाग ही नहीं है हो जाता है, इसका वो क्या कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। 0/0 कहेंगे मेरा काम इन्फिनिटी है, लोग देख। बचौल जी इसी बात से कह देंगे मेरा काम इन्फिनिटी है, कोई देख ही नहीं पा रहा है। 0/0 नहीं, 0/0 कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैं आपके इससे पिछले वाले मुद्दे पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण करूंगा, आपके दर्शकों का। मिथिला जो है वो समस्याओं का अंबार है। मिथिला समस्याओं का अंबार है। अंबार है। यहाँ पे पलायन है, यहाँ पे अशिक्षा फैली हुई है। आप देखिए, प्राइमरी विद्यालय, जो भी विद्यालय है सरकारी, सारे विद्यालयों में गरीब मजदूर, और जिसको आप दलित, महादलित, SC ST OBC कह रहे हैं, और जो ब्राह्मणों में भी गरीब मजदूर है, जो राजपूतों में भी गरीब है, जो भूमिहारों में भी गरीब है, वही लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। जिनके पास पैसा है वो फैयाज साहब के IPS में जाके पढ़ते हैं। फैयाज साहब यहाँ से चुनाव राज्यसभा सांसद जो हैं, फैयाज साहब यहाँ के सांसद हैं, विधानसभा सदस्य, और एक बार राज्यसभा सदस्य अभी हैं वर्तमान में, फैयाज अहमद जी, और वो 20वीं विधानसभा से ही है। उनका घर यहीं सदलखा हुसैनपुर के आसपास है, और ये इनका स्कूल वगैरह भी चलता है। इस बार टक्कर सीधे फैयाज साहब और उनके लड़के से और बचौल साहब में है। बचौल साहब ने मिथिला राज्य पे अनर्गल बयान दे दिया था, काफी विरोध हुआ था। बचौल साहब का बुद्धि भ्रष्ट हो गया मिथिला राज के मामले में। उनको ये बात कम से कम सोचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अगर ये बात, मेरी बाइट उन तक पहुँचे तो हाथ जोड़ के मिथिला वालों से, मैथिल लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ वो माफ़ी मांग लें कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो क्या वोट दीजिएगा? अरे भैया, वो वोट मांगने आते ही नहीं है। देखिए, ये तो हिंदू मुसलमान पे वोट होता है। पहली बात जान लीजिए, चुनाव जो होती है, अगर आप NDA की बात करें तो मोदी जी के नाम पर, और महागठबंधन में तो आप जानते ही हैं कौन सब है। बचौल जी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो बचौल जी में शिक्षा की घोर कमी है। बचौल जी में शिक्षा की घोर कमी है जी, बिल्कुल। उनके बातों से जैसे तेजस्वी यादव में शिक्षा की घोर कमी है। मान लीजिए तेजस्वी यादव जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो 9वीं फेल है, उसी तरह से बचौल जी भी का वही हाल है। अगर उनकी डिग्री को जांच किया जाए अच्छे से तो वो पता लग जाएगा आपको कि क्या स्थिति है, और उनके भाषण से, उनके आवाज से सब कुछ आपको पता लग जाएगा। डेवलपमेंट का तो छोड़ ही दीजिए, मैथिल खुद सक्षम है। बड़बोले नेता हैं, जैसे जदयू में। हम लोग चले गए। मैं बताना चाह रहा था आपको, तो शिक्षा में भी हम फिसड्डी है। अब एक बात सोचिए, यहाँ से हजारों स्टूडेंट कोटा जाता है, चेन्नई जाता है, दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब सोचिए, अगर एक स्टूडेंट साल में सिर्फ 2 लाख रुपया खर्च कर रहा है तो 1000 स्टूडेंट मल्टीप्लाई टू 2 लाख, इतना पैसा बिहार से मिथिला राजस्थान जा रहा है, कोटा जा रहा है, चेन्नई जा रहा है। वहाँ का आदमी क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ आके बिहारी सारा काम ले रहा है, हमारे यहाँ आके सारा काम कर रहे हैं। भैया, यहाँ से पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, चाय बेचने वाला के तुम्हारे यहाँ पैसा भेजते हैं। भाई, तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ के ले रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं ले रहे हैं। गलती सिर्फ हमारे राजनेताओं की है कि ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। बात करते हैं मिथिला में, बात करें दरभंगा राज पे बात करते हैं, क्योंकि जब मिथिला की बात करें बिना दरभंगा राज के, मिथिला की बात करना
अन्याय है कहीं ना अन्याय है, कहीं। बिल्कुल अन्याय है। तो मिथिला राज्य का जो ये हाल है अभी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ यहाँ का राजनेता जिम्मेदार है, और कौन रहेंगे जिम्मेदार? वो हमेशा से मतलब जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मिथिला जैसे लगता है जो बिहार का अंग है कि नहीं है मगध पे जितना विकास देखिए तो पूरा मगध के साइड जाता है क्या विकास। नाम बताया था? मगध राक्षस। मगध राक्षस। इसलिए कहा जाता है कि मगध यहाँ पे- राक्षस। अच्छा, एक नीतीश कुमार को मगध राक्षस कह रहे हैं। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जब ब्रिटिश भारत थी, यानी ब्रिटिश इंडिया, जब भारत गुलाम थी ब्रिटिश के हाथों, उस समय की बात है कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का चर्चा किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ मैथिल लोग मानना पड़ेगा यार, मतलब होते बड़ी यहाँ शातिर से- पढ़े लिखे होते हैं, एकदम ज्ञान की भूमि है, विद्यापति भी जन्मे, हम बिस्फी में ही बैठे हुए हैं। अरे जब भैया, हम बोरा बिछा बिछा के पढ़े लिखे लोग हैं। हम धरती से लेकर आसमान तक जानते हैं, अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक जानते हैं। हम मैथिल हैं, और मैथिल को आप छोटे में आंक नहीं सकते। जब कोई भी सुविधा नहीं है हमारे पास, जब ना कोई भी व्यवस्था है, स्कूल तंत्र फेल है, कॉलेज तंत्र फेल है, हायर एजुकेशन तंत्र फेल है, उसके बावजूद भी हम लोग जाके दरभंगा राज पे आते, दरभंगा राज पे कहिए, अपनी बात को रखिए। हाँ, तो बोल रहे थे दरभंगा राज्य पे कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वो लालू यादव जी हो, नीतीश मिश्रा जी हो, या वो जगन्नाथ मिश्रा जी हो। खैर जगन्नाथ मिश्रा जी का तो मैं कार्यकाल नहीं देखा हूँ, लेकिन सुन रहा हूँ कि उतना विकास कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर विकास किया जाए तो विकास करने का बहुत सारा पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए मिथिला में? कल हम लोग राजनगर में थे और हम गए तो यकीन मानिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए, जिस तरीके से वो धरोहर को देखते हैं। और हमें नहीं था पता, हमारे साथ हमारी टीम जो आई थी दिल्ली से, उन्होंने भी देखा। वो देख के हम लोग काफ़ी अचंभित रहे। रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए, काफ़ी पतली से रास्ता, जब आप राजनगर पैलेस की ओर जाइएगा तो उन सब को लेकर कभी दरभंगा राज से, क्योंकि राज के अधीन में है अभी वो पूरा कैंपस, वो पूरी ज़मीन, तो कभी राज से बात करने की कोशिश की गई, सरकार उनके बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई, किस तरीके से मिथिला में टूरिज्म बढ़ाए? देखिए, सरकार चाहती है कि ये सब लोग कब्जा कर लें। जैसे सौराठ सभागाछी में आप देखिए कब्जा कर लिया लोगों ने, कब्जा कर लिया, मतलब दुकान खोल लिया, ये खोल लिया, सब कब्जा कर लिया। ये जमीन तो महाराज की है ना? और महाराज की जमीन है तो महाराज ना कुछ कर रहे हैं उस पे। महाराज ने सौराठ सभागाछी को ब्राह्मणों के लिए दान किया था, सभा के लिए दान किया था, और दान की हुई वस्तु को कब्जा कर लिया गया है। वैसे ही राजनगर परिसर को कब्जा कर लिया गया। दरभंगा जो राजमहल का क्षेत्र है, उसमें पता लगा कि प्रॉपर्टी डीलर लोग जमीन बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं भैया? ये सब जब राजतंत्र का व्यवस्था था, और जब राजतंत्र डिज्नीलैंड मेला लगता है। मेरी बात समझिए, राजतंत्र खत्म हो गया तो सारी प्रॉपर्टी पब्लिक की हो गई ना। तो पब्लिक की प्रॉपर्टी कैसे आप बेच रहे हैं, कोई किसी को दे रहे हैं? कैसे? बिना मिली भगत के नहीं हो रहा है। चाहे इसमें प्रशासनिक स्तर पे मिली भगत हो, पॉलिटिकल स्तर पे मिली। दरभंगा महाराज की डूबने की कहानी उनके परिवार में ही बताया जाता है। परिवार ने ही दरभंगा राज को डुबाया है, तो ये कहानी आप लोगों को पता है? देखिए, मिथिला के लोगों को डुबाने वाला ही उसका परिवार ही होता है। उनके परिवार का जो है कोई भी ऐसा चेहरा नहीं हुआ कि अपने राज परिवार को बचा सके। दरभंगा महाराज का वो कंट्रीब्यूशन है कि 1888 में जब इलाहाबाद अधिवेशन हुई थी तो अंग्रेजों ने मना कर दिया था साहब, उसको यहाँ दरभंगा महाराज के परिवार से खरीद करके जमीन को डोनेट किया गया कि आप लोग यहाँ बैठक कीजिए, आंदोलन कीजिए। मैं तो गोलमेज सम्मेलन भी पहले दरभंगा में ही होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, दरभंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है, उसमें भी ये डोनर है, सबसे बड़े डोनर यही है दरभंगा महाराज। ये दरभंगा BHU हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हुआ, पटना यूनिवर्सिटी हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, हर एक जगह उनका शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। मिथिला इतनी शिक्षा में कैसे पिछड़ गई? मिथिला शिक्षा में पिछड़ा नहीं हुआ। मिथिला का प्रतिभा हर एक विश्व के हर एक कोने में है, आप जा करके ढूंढिए। बस दिक्कत ये है कि यहाँ के राजनेताओं के कारण जो है सो प्रतिभा आपको यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट जब ललित नारायण मिश्रा जैसे महान नेता, वो किसी भी दल से हो, लेकिन ललित नारायण मिश्रा, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जैसे महान नेता जब रेल मिनिस्टर थे तो यहाँ जोन बना रहे थे, जो कोलकाता चली। सुनने में आया था कहानी में। सोचिए कि उसके हमारे साथ कैसे कैसे बेईमानी की जाती है। हमारे यहाँ जूट मिल, चीनी मिल, सूता मिल, अशोक पेपर मिल, चाहे आप ले लीजिए साइकिल इंडस्ट्री, साइकिल फैक्ट्री, एक भी इंडस्ट्री नहीं चल रहा है। इसको बर्बाद किया गया, चाहे वो लालू जी के थ्रू बर्बाद किया गया। उसके बाद उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा जी ने जिसको तिसको वोट दिलवा के, जिसको तिसको विधायक बनवा के कर दिया, और उसके बाद नीतीश जी आए तो वो मगध के क्षेत्र में रह गए अपने आप को सिमट के। सिर्फ वो कहते हैं मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं मिथिला के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। कहाँ पड़े वो चक्कर में भैया? इस वक्त हम मौजूद थे विश्व विधानसभा में, जो है विद्यापति की नगरी। महादेव स्वयं यहाँ आए थे चाकरी करने के लिए। इसी ज्ञान की भूमि पर हम बैठे थे। उनका कहना है कि मिथिला के विकास के बिना बिहार छोड़िए पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि मिथिला भारत का अविभाज्य अंग है। राज्य की इनकी मांग है। बताइएगा हमारी एक खास रिपोर्ट आपको विश्व विधानसभा से कैसी लगी। इन सब का कहना है कि बचौल जी काम तो नहीं कर रहे हैं,
मुद्दा यहाँ हो ये जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं, तो इन्हें मजबूरन बचौल जी को वोट करना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट को चुन नहीं सकते हैं। यहाँ पर है धर्म के आधार पर वोटिंग होती है, यहाँ पर जाति के आधार पर नहीं होती है। बताइएगा हमारी एक खास रिपोर्ट आपको 20वीं विधानसभा में दलान के सामने से कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे ताजी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।